हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी तक हमने लेक्चर 13 कर लिए हैं। आज का लेक्चर नंबर 14 है, यानी कि 13 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये 14 लेक्चर है, 14वां लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज मैं स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कि ऑर्गेनाइजेशनल जो फॉर्मेट्स है या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और इन स्ट्रक्चर के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फॉर्मेट की बात करूं तो दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फॉर्मेट होते हैं। एक होते हैं ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट और एक होते हैं कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट। कंटेम्प्रेरी जो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट होते हैं इसको मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट भी बोला जाता है या मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट्स होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड नंबर आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड नंबर आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर जो हमारा कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट या स्ट्रक्चर जो है उसमें भी तीन टाइप हैं। फर्स्ट आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड नंबर आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड नंबर आता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। आज के लेक्चर के अंदर हम ट्रेडिशनल के तीनों और कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न के तीनों इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा यहां स्टार्ट होता है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और इसके अंदर सबसे फर्स्ट हमने देखा था अभी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आया आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है या लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, जब भी कोई छोटा बिजनेस होता है ना तो उसमें मैनेजर होता है कोई एक। जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता है, मतलब एक ही मैनेजर के अंदर जो भी एम्प्लॉइज है वो सारे काम करते हैं, है ना। आप देखते होंगे कोई छोटी दुकान है तो उसमें एक ही मैनेजर है, वही मालिक है और उसके अंडर में दो तीन जने काम करते हैं। जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता जाता है मैनेजर अपॉइंट करना पड़ता है उसको, एक और जो उसके नीचे होगा, और उसके नीचे भी फिर एम्प्लॉय काम करेंगे। फिर और अगर बिजनेस बढ़ गया तो फिर एक और मैनेजर अपॉइंट कर लिया, फिर और बिजनेस बढ़ गया एक और मैनेजर अपॉइंट कर लिया। तो इस तरीके से जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे मैनेजर्स की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, लेकिन ये ऊपर से नीचे की ओर होता है, एक ही लाइन में होते हैं, इसलिए इनको लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। सबसे पहले एक मैनेजर था मिस्टर ए। जैसे ही बिजनेस बढ़ा, पहले तो मिस्टर ए के अंडर में कुछ लोग काम कर रहे थे, जैसे बिजनेस बढ़ा उसने अपने अंडर में बी को अपॉइंट कर लिया। फिर बी को लग रहा है यार और बिजनेस बढ़ रहा है तो उसने अपने अंडर में एक सी को अपॉइंट कर लिया। सी को लग रहा है कि यार और बिजनेस बढ़ रहा है तो उसने अपने अंडर में एक और मैनेजर को अपॉइंट कर लिया जिसका नाम है डी। अब ए जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है या पावर है या ऑर्डर है या कमांड है वो बी को देगा, बी वो सी को देगा, सी वो डी को देगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक ही लाइन में ऑर्डर और कमांड नीचे जाते हैं, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर consisting of line personnel only may be called a line organization. In such organization, each position has general authority over all the lower position. जैसे A है ना, ये इन B C D, A के लिए B C D ये तीनों लोअर अथॉरिटी हो गई और इनके ऊपर ए क्या है, बड़ी पोजीशन रखता है। ऐसे कैसे बी के लिए सी और डी लोअर हो गए और बी इन पे बड़ी पोजीशन एक रखता है। तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेज बता देता हूं, कुछ डिसएडवांटेजेस बता देता हूं। इसमें एडवांटेजेस में देखिए, सबसे इट इज अ सिंपल टू वर्क, ये बहुत ही सिंपल है काम करने के लिए। भैया बिजनेस बढ़ रहा है, एक और मैनेजर अपॉइंट कर लिया। जब उस मैनेजर को लगा कि बिजनेस और बढ़ रहा है उसने अपने अंडर में एक और मैनेजर अपॉइंट कर लिया, है ना। देयर आर नो स्टाफ पोजीशन, या स्टाफ की कोई पोजीशन नहीं होती, ओनली मैनेजर्स की पोजीशन होती है। इट इज इकोनॉमिकली एंड इफेक्टिव, ये सस्ता भी होता है और इफेक्टिव भी होता है कि एक बंदा अपने हिसाब से एक मैनेजर को अपॉइंट कर रहा है जब काम बढ़ रहा है और वो मैनेजर उस काम को कंट्रोल कर रहा है। फॉर इट परमिट्स ऑफ रैपिड डिसीजन, और इससे डिसीजन फटाफट होते हैं। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी बहुत इफेक्टिव होता है। एंड एज ऑल द एक्टिविटीज अफेक्टिंग द डिपार्टमेंट आर इन द हैंड ऑफ वन इंडिविजुअल। जो मैनेजर है ना, मान लेते हैं ए मैनेजर था, अब ए मैनेजर के अंडर में जितने भी काम कर रहे हैं ना वो उसके हाथ में होता है, ए के हाथ में, कि उनको क्या कमांड देना, क्या ऑर्डर देना। बी तक पहुंच गया, बी के अंडर में जो भी काम कर रहे हैं, फिर सी के अंडर में भी जो काम कर रहे हैं, तो कमांड और ऑर्डर देना बहुत आसान होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करना बहुत आसान होता है, कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, ओके।
इट मेक फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, वो मैंने अभी बताया, कमांड देना बहुत ईजी होता है, पता होता है किसको ऑर्डर देना है और सामने वाले को पता होता है कि कहाँ से ऑर्डर आने वाला है, कमांड आने वाला है। ऑल्सो कन्फर्म टू टेक अ डिफाइंड मैनर अपॉन द कनेक्ट कंसल्ट इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट, इट फिक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस टू टास्क अ डिफाइंड मैनर अपॉन द कंसर्न इंडिविजुअल, और सबको पता होता है कि किसको कौन सा टास्क करना होता है, सबको अपना अपना रोल पता होता है। इट इज कंडक्टिव टू इफेक्टिव कंट्रोल, देखो कंट्रोल बहुत इफेक्टिव होता है, मैंने बोला ना, कमांड देना, ऑर्डर देना, रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, कंट्रोल करना, ये सब लाइन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ईजी होता है और ये इफेक्टिव है और सस्ता एक बढ़िया सा प्लान है। ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके लिए बेटर रहता है, ठीक है। अब देखो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, वो तो है ही। द सिस्टम इज नॉट वर्केबल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोला पहले ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जो है देखो दो चीजें होती है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इन स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले आपको ये अच्छे से आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दो चीजें होती है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब समझना ये है क्या, देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जैसे ये कंपनी का मालिक है, ठीक है, अपने बिजनेस का मालिक है, ये सारी की सारी पावर अपने पास ही रखेगा, सारी की सारी जो अथॉरिटीज हैं वो सब अपने पास ही रखेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास ही रखेगा। इसके अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कोई भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी काम करना हो तो इससे पूछे बिना काम नहीं कर सकते, यानी कि सारी पावर को इसने सेंटर में रख दिया, एक पॉइंट पर रख दिया, अपने पास में रख दिया। अब किसी भी वर्कर को, किसी भी मैनेजर को कुछ डिसीजन लेना है जो इसके नीचे काम कर रहे हैं तो पहले इसे पूछना पड़ेगा, भले वो छोटा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन हो। आप बताओ ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होगा, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, भाई एक मालिक है, 4-5 जने काम कर रहे हैं, वहां पर तो उन 4-5 जनों को कोई भी डिसीजन लेना है, मालिक बैठा पास में पूछ लेंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कहां होगा, जहां बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, जो स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, वहां पर ये पॉसिबल नहीं है। आप सोच के देखो, जो हमारे मुकेश अंबानी है, उनकी जो कंपनी है रिलायंस, ठीक है, अब वो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे एम्प्लॉइज वहां काम करते हैं, या टाटा ले लो, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, या इंटरनेशनल लेवल की कोई कंपनी ले लो, क्या वहां पर ऐसा हो सकता है कि कोई भी डिसीजन जो है वो ऑनर से पूछ के लिया जाएगा? नहीं। तो वहां पर ऑनर जो होता है वो क्या करता है, मेन सीईओ जो होता है वो क्या करता है, अपनी सारी पावर का डेलीगेशन करता है, अपनी सारी पावर को ट्रांसफर करता है, उसका हस्तांतरण कर देता है और लोगों में, और उनको बता देता है भैया तुमको ये मुद्दे संभालने, तुमको ये, तुमको ये, तुमके ये, और ये डेली रूटीन में काम चलता रहेगा, इसमें प्रॉब्लम आती रहेगी, तुमको डिसीजन लेना है, इस बारे में मुझे नहीं बोलना है। हाँ, जब कोई मेजर इशू होगा जो अनएक्सपेक्टेड हो तब ऑनर के ध्यान में आएगा, अदरवाइज वो बिजनेस, वो मैनेजर खुद संभाल लेते हैं। तो मैं, जो ऑनर है या सीईओ है, जो टॉप लेवल का मैनेजर है, मैनेजमेंट है, उन्होंने अपनी पावर को क्या कर दिया, डेलीगेशन कर दिया, पावर को ट्रांसफर कर दिया। तो ये बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो जो मैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूं उसमें एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, और वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ही पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लाइन ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ गया, इसके हम कर रहे थे डिसएडवांटेज। दिस सिस्टम इज नॉट वर्केबल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें ये सिस्टम काम नहीं आएगा। इट सफर फ्रॉम लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। देखो यहां पर जो ए है ना, वो अपने वर्कर्स को संभालता है और कुछ काम बी को दे रखा है, एक मैनेजर अपॉइंट कर लिया। बी भी अपने वर्कर्स वगैरह को संभालता है, यानी कि ए अगर सीईओ है और उसने बी को अपॉइंट किया तो बी क्या करेगा, अपने काम के लिए जो भी रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, जो भी डिजाइन हो, वो सब कुछ खुद ही तय करेगा। सी भी ऐसा करेगा, डी भी ऐसा करेगा। तो सब काम, चाहे वो फाइनेंस का हो, डिजाइन का हो, क्वांटिटी का हो, या फिर कोई भी काम हो, वो सब खुद ही करते हैं। तो उस वजह से इनमें कभी भी, ये लोग कभी भी किसी एक काम में स्पेशलिस्ट नहीं हो पाते, और स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसमें हमने बोला ना स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है ना। किसी काम में जो पर्सन जिस काम को करने के योग्य है ना, एबिलिटी है जिसमें, उसी को वो काम दो। स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना।
डिवीजन ऑफ वर्क, जो हम हेनरी फ्योल का सेकंड नंबर प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, उसमें उन्होंने यही बोला है कि भी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर काम का बंटवारा करो, लेकिन यहां पर कभी भी स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। ओके जी, तो ये कह रहा है यहां पर, एक तो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ही काम आ सकता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और इसमें हमेशा अगर ये आप अपनाओगे तो इसमें आपको स्पेशलाइजेशन जो है उसकी कमी दिखेगी। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हो गए। थर्ड, फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर ऑफ द मैनेजर कैन बी कर्स अंडर द लोड ऑफ द टू मच वर्क। एक मैनेजर को ही सब कुछ करना होता है, डिजाइन, फाइनेंस, प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्राइसिंग वगैरह, मार्केटिंग, ये सब एक मैनेजर को करना होता है। तो उस वजह से अगर वर्कलोड बढ़ गया तो उस समय वो मैनेजर उसको संभाल नहीं पाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द सिस्टम कैनॉट reap or provide the benefit of expert advice of the staff personnel because it does not provide for their appointment। देखो, जो हम काम का बंटवारा करते हैं ना, वो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे नहीं करते हैं, वो हमने पढ़ा। और जब हम काम का बंटवारा स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे नहीं करेंगे, यानी कि जो जिस बंदा जिस काम को करने के योग्य है उसको केवल वही काम नहीं देंगे और भी बहुत सारे काम देंगे, तो उस केसेस में क्या होता है, हमें एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसा काम जो मुझे बेहतर तरीके से नहीं आता तो मुझे किसी से एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो यहाँ एडवाइस देने के लिए कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं होता है, इन लोगों को अपने हिसाब से ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये एक ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज है लाइन ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, तो हम पढ़ रहे थे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स, और उसके अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड नंबर आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो हमने ऊपर पढ़ा वही है, बस उसके अंदर हम क्या अपॉइंट कर देते हैं कि स्टाफ को भी अपॉइंट कर देते हैं। देखो मैं एक डायग्राम बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, जैसे ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, ए के नीचे कौन है, बी मान लो, भले सी डी ई एफ वो है, लेकिन अब सी को एडवाइस देने के लिए किसको अपॉइंट कर लिया, बी को। तो बी जो पर्सन है यहां पर, उसका काम है एडवाइस देना, है ना। एक अथॉरिटी ऐसी अपॉइंट कर ली, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड एक बंदे को अपॉइंट कर लिया, मार्केटिंग रिलेटेड एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लिया, इससे रिलेटेड एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लिया, है ना, सेल्स से रिलेटेड एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लिया, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लिया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लिया। और अब जब कभी भी जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर से या स्टाफ जो काम कर रहा है या जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम आएगी, किसी भी प्रकार की उनको अगर एडवाइस चाहिए की जरूरत पड़ेगी, तो वो इनसे जो एडवाइजर हैं उनसे वो एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि वो अपने उस पर्टिकुलर एरिया के एक्सपर्ट होते हैं। तो यहां पर एक स्पेशलाइजेशन आ सकता है और काम थोड़ा ढंग से हो सकता है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को ही थोड़ा सा और अच्छे से सुधार के क्या बना दिया गया, लाइन एंड एक स्टाफ को अपॉइंट करके स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ कौन सा है, एडवाइजरी, जो अपने किसी की एक फील्ड में एक्सपर्ट है, उस हिसाब से वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से क्या देगा, एडवाइस देगा। ओके, सो ये यहां पर लिखा हुआ भी है, मैं बता देता हूं आपको, ये देखिए यहां पर, इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन लाइन अथॉरिटी मूव डाउन इन द सेम मैनर एज द इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही मूव डाउन होगा। इन एडिशन, यहां पर एक एडिशन कर लिया, क्या, स्पेशलिस्ट आर अटैच्ड टू लाइन मैनेजर टू एडवाइस देम ऑन इंपॉर्टेंट मैटर। इंपॉर्टेंट मैटर पर एडवाइस देने के लिए एक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट कर दिया गया। ओके, तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। लाइन मैनेजर गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ स्टाफ स्पेशलिस्ट एट वेरियस लेवल। अब यहां पर जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, अगर उनको कभी भी कोई एक एडवाइस चाहिए तो वो एक्सपर्टीज से एडवाइस ले सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट हो गया। स्टाफ स्पेशलिस्ट रिलाई द लाइन मैनेजर फ्रॉम द burden of connecting on the specialized function like accounting, selection, training, public relation, and therefore enable them to their work more effectively। देखो, एडवाइस अगर अच्छी मिलेगी और एक्सपर्ट से मिलेगी तो काम अच्छे से होगा, इफेक्टिवली होगा। स्टाफ स्पेशलिस्ट help the line executive in taking better decision by providing them adequate information of right time एट द राइट मोमेंट। देखो, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जब भी कोई डिसीजन लेना होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं उस एक्सपर्ट से एडवाइस मांगेंगे, और एक्सपर्ट एक अच्छी एडवाइस, क्योंकि वो एक्सपर्ट है तो अच्छी एडवाइस देगा, और उस एडवाइस के बेसिस पर डिसीजन भी हमेशा राइट लिया जाएगा। तो जब भी जरूरत पड़ेगी किसी भी प्रॉब्लम में कोई इंफॉर्मेशन की, तो वो एक्सपर्ट से मांग सकते हैं।
line and staff organization is more flexible than the line organization because expert can be appointed for helping the line personnel। ये बोल रहा है जो पहला वाला हमने किया था ओनली लाइन ऑर्गेनाइजेशन, उससे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेटर है क्योंकि इसमें एडवाइस देने के लिए एक बंदा रहता है। ओके, तो ये बेनिफिट्स हो गए। कुछ इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। देयर इज जनरली एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स। देखो, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है और जो स्टाफ जो एग्जीक्यूटिव्स है या स्टाफ या एडवाइजरी या एक्सपर्ट लोग जो एडवाइस देने के लिए बैठे हैं, कई बार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है ना, एक ही मुद्दे पर दोनों सहमत नहीं भी हो सकते हैं, वो तो हो गई। ओके, नेक्स्ट, because staff personnel are not accountable for the result, they may not perform their duty properly। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये क्या कह रहा है, जो आपके एडवाइस है, जो स्टाफ है, जो आपने साइड में अपॉइंट किया है, वो कभी भी अपनी दी हुई इंफॉर्मेशन या अपने दी हुई एडवाइस के लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो उस वजह से वो कई बार इतना ध्यान से सुनते नहीं हैं या उतनी ध्यान से वो एडवाइस नहीं देते हैं जितना उनको प्रॉपर ध्यान देके देना चाहिए। ओके, उतना अच्छा प्रॉपर ड्यूटी को निभाते नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड, बिकॉज द प्रमोशनल एवेन्यूज फॉर द स्टाफ पर्सनल आर रादर लिमिटेड, दे compete with the each other to gain favor of the senior line officer। अब दोनों एक ही सीरीज की है, बी यहाँ है, ए है, सी है, डी है, अब बी यहाँ है। अब सी और बी दोनों का लेवल एक हो गया। अब कोई अगर एडवाइस लेके दोनों ने मिलकर के कुछ काम कर दिया, उसने एडवाइस दी, उसने कर लिया और अच्छा हो गया, अब वो दोनों जो इनका सीनियर है उसके सामने अपने आप को दिखाते, वो सोचता मैंने किया, वो बोलता मैंने किया, वो बोलता मेरी वजह से, वो मेरी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके जी, तो ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर आता है उसके बाद में हमारा थर्ड नंबर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हमारे दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट्स हैं। इसमें सबसे फर्स्ट हम कर रहे थे ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में तीन थे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड नंबर था लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड नंबर कौन सा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम थर्ड नंबर कर रहे हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस के बीच में ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करना। देखो, फंक्शंस का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस में बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं ना। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन, जैसे मार्केटिंग का काम हो गया, जैसे सेलिंग का काम हो गया, जैसे परचेजिंग का काम हो गया, है ना, जैसे पर्सनल एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज का काम हो गया, किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए जो एक बिजनेस में होते हैं, एक बिजनेस को ये सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं। तो उन फंक्शंस के बेसिस पर एक स्ट्रक्चर को तैयार करना, और अगर आप उन फंक्शंस के बेसिस पर एक स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, अच्छा ये फंक्शन सबसे ज्यादा कहां होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा कब होगा, जब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशनल खुद बिजनेस बड़ा होता जाएगा, कंपनी बड़ा होती जाएगी, है ना, उसकी टीम बड़ी होती जाएगी, उसकी ब्रांचेस बढ़ती जाएगी, उसका बिजनेस बढ़ेगा, तब क्या होगा, ये फंक्शंस जो है अलग अलग करने पड़ेंगे, एक ही बंदा इसको संभाल नहीं सकता। छोटी दुकान है तो क्या होगा, परचेज भी खुद करेगा, सेल भी खुद करेगा, एडवर्टाइजमेंट भी खुद करेगा, मार्केटिंग भी खुद करेगा, सब कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह सब खुद ही करेगा, और दो जने बंदे रखे हुए हेल्प के लिए। लेकिन एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर मार्केटिंग की टीम अलग होगी, ह्यूमन रिसोर्स की टीम अलग होगी, सेलिंग की टीम अलग होगी, मार्केटिंग की टीम अलग होगी, एडवर्टाइजमेंट की टीम अलग होगी, मतलब बहुत सारी टीमें, फाइनेंस की टीम अलग होगी। तो उस वजह से यहां पर जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा उतना काम बढ़ेगा, उतने फंक्शंस बढ़ेंगे, तो यहां पर वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। एक ही लाइन में सबको नहीं बिठा सकते, वो इम्पॉसिबल है। अगर वो हो गया तो काम होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, मैं एक आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखो, थोड़ा सा समझना आप यहां पर, देखो अच्छे से समझ में आया। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहां डाल दिया हमने ए को, ये है ए बी सी डी, ठीक है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें क्या होता है, ये ऑर्डर देता है इसको, ये इसको देता है, ये इसको देता है, तो किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता नहीं है। कमांड और ऑर्डर ऊपर से नीचे की ओर आते रहते हैं और मामला चलता रहता है। ये छोटे बिजनेस में हो सकता है, और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में एक यहां पर आपका एक्सपर्ट आ जाता है। लेकिन अभी जो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, जिसमें मार्केटिंग हो गया, ठीक है, सेलिंग हो गया, या फिर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आपका जो है पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, जिसको हम एचआर बोलते हैं, ठीक है,
और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है। अब ये सारे के सारे एक बिजनेस के बड़े डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। और अब इनके नीचे जो है प्लांट लगे हुए 3, ये प्लांट ए लगा हुआ है, ये प्लांट बी लगा हुआ है, और यहां पर प्लांट सी लगा हुआ है, ये प्लांट लगे हुए, और यहां पर प्लांट मैनेजर है, ये प्लांट मैनेजर, ये प्लांट मैनेजर, ये प्लांट मैनेजर, और इसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, इनके नीचे काम करने वाले लोग हैं। अब आप समझना, अब अगर फाइनेंस से रिलेटेड प्लांट ए को कुछ पूछना है तो किससे पूछेगा? इस प्लांट मैनेजर से, ये फाइनेंस मैनेजर से, ये सारे मैनेजर है, सेलिंग मैनेजर, प्रोडक्शन का मैनेजर, ये सबका मैनेजर बना दिया हमने। लेकिन यहां पर भी तो एक मैनेजर होगा, है ना, यहां पर भी तो कुछ मैनेजर्स होंगे जो प्लांट ए से रिलेटेड फाइनेंस को संभालेंगे, तो यहां पर कुछ मैनेजर होंगे, यस, ओके। तो अब ये जो ये है, ये फाइनेंस वाला, ठीक है, यहां पर ये मैनेजर है, मान लेते एक प्लांट ए को संभालता है। अब फाइनेंस से रिलेटेड अगर इसको कुछ ऑर्डर देगा तो कौन देगा? ये फाइनेंस मैनेजर। मार्केटिंग से रिलेटेड इसको कोई ऑर्डर देगा तो कौन देगा? ये। सेलिंग मैनेजर किसको ऑर्डर देगा? इसको। प्रोडक्शन मैनेजर किसको ऑर्डर देगा? इसको। पर्सनल मैनेजर किसको ऑर्डर देगा? इसको। ऑर्डर देगा या काम देगा या कुछ एडवाइस देगा, लेकिन सब इसको देंगे ना। तो ये जो मैनेजर है या यहाँ जो बंदा है, उसको कितने लोगों से एडवाइस आ रही है, कितने लोगों से ऑर्डर आ रहे हैं? किसी एक से तो नहीं आ रहे। तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे कैसे? फिर ये जो है ये सब इनको भी देंगे, ये बी प्लांट को, फिर ये सब सी प्लांट को भी देंगे, जो सी प्रोजेक्ट है उसके मैनेजर को भी ऑर्डर देंगे। तो यहां पर कोई भी किसी प्रकार की लाइन नहीं है, फंक्शंस के बेस पर एक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। आइए मैं यहां पर जो लिखा हुआ है वो भी आपको बढ़ा देता हूं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, पहले क्या होता था कि भाई लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदे को या एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर या कमांड मिलता था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का रूप बढ़ेगा, स्वरूप बढ़ेगा, फंक्शंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे डिपार्टमेंट बढ़ेंगे, ब्रांचेस बढ़ेगी, तो अब एक वाला वो पॉसिबल नहीं है। अभी एक बंदे को एक से ज्यादा जो सुपीरियर अथॉरिटीज हैं उनसे ऑर्डर, कमांड, रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की जा सकती है। ओके, तो यहां लिखा हुआ यही है, देखिए, ये देखो, है ना। ओके, अब यहां एडवांटेज देखो, इट हेल्प इन अचीविंग द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एज वन वोंट डिवोट हिज एंटायर टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग वन थिंग, है ना। एक बंदा जो प्लांट ए का मैनेजर है वो प्लांट ए से रिलेटेड अपना काम कर रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी, फाइनेंस के एक्सपर्ट से, मार्केटिंग की मार्केटिंग वाले से आ रही है, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन से आ रही है ना, ह्यूमन रिसोर्स वाले वहां से आ रही है कि किसको अपॉइंट करना, किसको नहीं करना है। तो एक स्पेशलाइजेशन उसके पास है, क्योंकि सारे एक्सपर्ट उसको एडवाइस दे रहे हैं, ओनली वन बॉस से नहीं है, अलग अलग एक्सपर्टीज से उसको एक एडवाइस मिल रही है। ईच पर्सन गिव हिज बेस्ट एफर्ट विच ही डिवोट अकॉर्डिंग द बेस्ट एबिलिटी, हर कोई अपना बेस्ट देता है बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से। इट मेक सुपरविजन इजियर बिकॉज ईच मैनेजर इज एक्सपर्ट ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ स्किल, हर मैनेजर अलग अलग होता है, तो वो अपनी स्किल्स के अंदर बेस्ट होता है और उस हिसाब से वो नीचे ऑर्डर देता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, इट मेक सुपरविजन इजियर, ये सुपरविजन इजी होता है। डिसएडवांटेजेस भी है कुछ इसकी, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ डिफाइंड इन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द फंक्शनल अथॉरिटी द सिस्टम प्रूव कंफ्यूजिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोसीजर कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल मुश्किल है ना। सब लोग एक, है ना, ऐसे पूरा एकदम फंक्शंस के बेसिस पर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया है कि उस पर कंट्रोलिंग करना उतना आसान अब नहीं है, क्योंकि अगर एक ही पर्सन को एक ही समय में ज्यादा ऑर्डर आ गया या कमांड आ गया तो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर क्लियर कट लाइन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन आर टोटली लॉस्ट, यहां पर कोई किसी प्रकार की कोई क्लियर कट रेस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी नहीं होती है। It complicate the control process by making worker work under different supervisor, हर वर्कर डिफरेंट सुपरवाइजर के अंडर में काम करता है, डिफरेंट लोगों के और सुपर अथॉरिटीज के अंडर काम करता है, तो वो थोड़ा सा परेशान भी रहता है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है ये मामला, कंट्रोल थोड़ा मुश्किल है। इट मेक डिफिकल्ट फॉर द मैनेजमेंट टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता तो ठीक है, सब मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो फिर अब किसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके,
सो ये हो गया हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम करेंगे कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट, जिसमें 3 थे, मैंने शुरू में बताया था। एक था प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ये रही, और फिर मैट्रिक्स और नेटवर्क, ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके के लेक्चर आपके लिए लाते रहें। गुड बाय, थैंक यू।